45 का सॉल्यूशन। सेल सिग्नलिंग के इंट्रोडक्शन की बात चल रही थी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स दैट रेगुलेट जीन ट्रांसक्रिप्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सेल के अंदर रिसेप्टर की बात कर रहे हैं हम लोग कि रिसेप्टर कहीं अंदर है। हो सकता है किसी एंडोसोम की मेम्ब्रेन पर लगाओ या फिर ईआर की मेम्ब्रेन पर। यहां डीएनए बाइंडिंग डोमेन हमें कॉमनली देखने को मिलता है, क्योंकि आमतौर पर ये रिसेप्टर सेल के अंदर जाते हैं न्यूक्लियस में और वहां जीन्स को ऑन करते हैं। एक एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड बाइंडिंग, नाम को देखो, मतलब लाइगेंड को बाइंड करने वाला डोमेन बाहर होना चाहिए, तो फिर ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कैसे होता है? इसलिए ये बात गलत थी। ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करने के लिए डोमेन जरूर होगा और मे बी सिग्नल्ड बाय लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो सेल के मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं वो लिपिड सोल्यूबल होंगे और ये अंदर आके रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर था सेकंड, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा हुआ था। सेकंड है साइनेप्टिक सिग्नलिंग इन्वॉल्व। भाई साइनेप्सिस में क्या होता है कि एक न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ती है और सामने वाली सेल के अंदर मैसेज देती है, तो यहां न्यूरोट्रांसमीटर का इस्तेमाल होना जरूरी है। एंडोक्राइन में ग्लैंड्स हो सकती हैं कुछ और, पैराक्राइन्स में साइटोकाइन्स वगैरह हो सकते हैं और ऑटोक्राइन में भी साइटोकाइन्स काम आ सकते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि जो सेल सरफेस के रिसेप्टर्स हैं ये उन मॉलिक्यूल्स के लिए हैं जो मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन पार नहीं कर सकते, और मेम्ब्रेन पार करने वाले मॉलिक्यूल्स के लिए सेल के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो जनरली डायरेक्ट खुद जाकर डीएनए से बाइंड करते हैं। कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट वाली सिग्नलिंग थी, हमने ये कई टाइप के एग्जांपल्स पढ़े थे, ये भी याद रखना जरूरी है। सेल सरफेस रिसेप्टर्स में बी एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जीपीसीआर हमने देखा है, एंजाइम रिसेप्टर आरटीके देखा है, सीरम एल्ब्यूमिन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है, ये रिसेप्टर नहीं है। केमिकली गेटेड आयन चैनल्स भी हमने देखे हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलाइन के थे, तो इसलिए ये है जो गड़बड़ आंसर है। पैराक्राइन, जब कोई आस पड़ोस की सेल आपस में मैसेजिंग कर रही हो, ये शॉर्ट लिव्ड हैं और लोकल इफेक्ट दिखाती हैं। लॉन्ग लिव्ड विद वाइड स्प्रेड इफेक्ट के लिए कुछ और कहानियां हैं, शॉर्ट लिव्ड हैं लेकिन वाइड स्प्रेड इफेक्ट दिखाती हैं ड्यू टू कास्केड्स, ऐसा भी नहीं है। लॉन्ग लिव्ड बट आर एक्टिवली लोकल, ये भी नहीं है। जितने भी ये लॉन्ग लिव्ड वाले हैं ये तो एंडोक्राइन टाइप के हार्मोन होते हैं, और क्योंकि लोकल इफेक्ट दिखाते हैं तभी तो इनका नाम हमने रखा था कि ये पैराक्राइन है। सेल्स इंटरेक्ट टू द एक्शन ऑफ केमिकल सिग्नल्स विच आइदर बाइंड टू रिसेप्टर ऑन द मेम्ब्रेन, और जब भी कभी सेल को केमिकल सिग्नल के साथ एक्ट करना है, वो केमिकल सिग्नल जो सेल के सरफेस से आके बाइंड कर जाए या फिर अंदर आ जाए, पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रिगर रिस्पॉन्स फ्रॉम इनसाइड द सेल, बाइंड टू इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स, एक्टिवेट रिसेप्टर दैट बाइंड टू डीएनए। ये सारी बातें आ गई हमारे पास यहाँ पे। देखिए जो भी ये हम रिसेप्टर्स की बात करते थे, खासतौर से ट्रांस मेम्ब्रेन वालों की, हमने ये भी देखे हैं कि कुछ ऐसे हैं जिसमें सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करता है और वो चैनल की तरह काम करते हैं। तो कुछ जीपीसीआर की बात की थी और कुछ हमने बात की थी एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स की, जिनके रिसेप्टर खुद एंजाइम हो सकते हैं या फिर उनके साथ कोई एंजाइम जुड़ा हो सकता है, जैसे जैक स्टेट वाली कहानियां थी। हम लोगों ने यही पाया था कि सिग्नलिंग में हमेशा अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होते हैं और फिर वो दूसरे इफेक्टर प्रोटीन्स को काम में लाते हैं, जैसे कि एंजाइम हो सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर हो सकते हैं, साइटोस्केलेटन के प्रोटीन, और इनके एक्टिवेट होने से ही हमें सभी तरह के फंक्शन देखने को मिलते हैं। जब एक सिग्नल मॉलिक्यूल अराइव करता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पर, जीपीसीआर पर, तो जी प्रोटीन का काम क्या होता है? तो मैं याद होगा कि जीडीपी चिपका हुआ होता है, इनएक्टिव होता है पहले वो, लेकिन रिसेप्टर से इंटरेक्ट करने के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है, बाद में जो काम करना है करता रहे। द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट ट्रैवल द फारथेस्ट आर, बॉडी में कहीं बने और कहीं और जाए काम किया, तो भाई ये तो एंडोक्राइन वालों की पहचान थी। पैराक्राइन केवल अड़ोस पड़ोस में, न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन से निकल करके सामने वाली सेल पर, और इंट्रासेलुलर तो सेल से बाहर निकल नहीं रहे। रिस्पॉन्स टू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कैन बी फास्ट इन मिनट्स इफ डैश आर टारगेट इफेक्टर मॉलिक्यूल्स, और स्लो आवर्स में या डेज में इफ टारगेट इज डैश। हमने समझा भी था कि जब भी कभी हम लोग स्पीड की बात करते हैं, तो अगर सिग्नलिंग में एंजाइम्स को टारगेट किया जा रहा है तो एंजाइम्स इमीडिएटली असर दिखाते हैं, और अगर बात है जीन के लेवल की तो टाइम लगता है। इसलिए एंजाइम फास्ट वाली कहानी में, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या फिर जीन का रेगुलेशन अगर होता तो सेकंड वाली बात के अंदर। जी प्रोटीन्स की एक्टिवेशन, एंडोक्राइन का दूर तक जाना, और फास्ट वाली प्रोसेस में प्रोटीन्स को डायरेक्ट टारगेट करना जो एंजाइम्स हो सकते हैं, और स्लो वाली प्रोसेस में
हमेशा डीएनए के लेवल पे कहानी को जाना। Proteins that bind to GTP binding protein and activate it by stimulating release of tightly bound GDP, thereby allowing to bind GTP. हमने कहा भी था कि जी प्रोटीन वाली कहानी में हमेशा 3 नाम होते हैं, एक जी प्रोटीन, एक जीईएफ और एक जीएपी, जिसमें से ये एक्सचेंज करने का काम था जीईएफ का। Alteration of sensitivity following repeated stimulation, reducing a cell's response to that level of stimulus. अगर तुम चीनी खाते रहो तो तुम मिठास भूल जाओगे। इसे बोलते हैं हम लोग डिसेंसिटाइजेशन या अडेप्टेशन, जब हमारे रिसेप्टर सिग्नल लेने के बाद में शांत हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। देयर इज नो फंडामेंटल डिस्टिंक्शन बिटवीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू सेल्स ऑफ रिसेप्टर्स एंड दोज दैट बाइंड टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। नहीं यार, ये गलत है। ऐसे मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर जा सकते हैं वो आमतौर पर लिपिड सोल्यूबल होते हैं, जबकि सेल सरफेस से बाइंड करने वाले लिपिड सोल्यूबल नहीं होते, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। जी प्रोटीन के ये 3 मेंबर्स, गैप क्या करता है, जैफ क्या करता है, और हर कहानी के अंदर जहां भी नाम आएंगे कौन कौन से हैं, साथ में क्या क्या कंट्रोल के मैकेनिज्म थे, क्या क्या तरीके थे जिसमें हम बात करते थे सिग्नलिंग को कंट्रोल की, एम्पलीफिकेशन, स्पेसिफिसिटी, डिसेंसिटाइजेशन, इंटीग्रेशन, ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी। Cell cell communication in which the signal molecules remain bound to the signaling cell and only influence cell that physically touch to known is। जब 2 सेल फिजिकली टच कर रही हों और तब सिग्नलिंग कर रहे हो तो इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग या फिर जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। Each of the following members processed are involved in signal transmission pathway in the following picture. Which of the following represent the sequence of events in the typical signal transmission pathway? तो यहाँ पे रिस्पॉन्स है, एम्पलीफिकेशन है, रिसेप्शन है और ट्रांसडक्शन है। सबसे पहले काम क्या होता है? सबसे पहले लाइगेंड आके बाइंड करता है, मतलब रिसेप्शन। फिर क्या होता है उसके बाद हमें देखने को मिलता है ट्रांसडक्शन, जैसे कि जी प्रोटीन एक्टिवेशन, फिर एम्पलीफिकेशन जैसे साइक्लिक एमपी बने, और फिर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो जो सीरीज है वो लास्ट वाली है। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट में सेल्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग में और एम्पलीफिकेशन वगैरह सारी कहानी आ गई। 14 है बाइंडिंग ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल टू विच टाइप ऑफ रिसेप्टर लीड टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑन अपोजिट साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके लिए लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स का होना चाहिए, वो ही काम करवाते हैं।